हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। आज की वीडियो में हम ग्लैंड फार्मा आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इसमें आपको लिस्टिंग गेन या लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है, क्या इस आईपीओ में अप्लाई भी करना है या नहीं। तो इसके लिए आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। हम कंपनी का पूरा एनालिसिस करेंगे और कंपनी किस पोजीशन में है इसको भी जानेंगे और आईपीओ की भी सारी डिटेल मैं आपको इसी वीडियो में देने वाला हूँ। तो इसके लिए प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इससे हमारे जो रेगुलर अपडेट्स होंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। तो सबसे पहले ग्लैंड फार्मा आईपीओ की डिटेल से पहले हम ग्लैंड फार्मा कंपनी क्या काम करती है उसके बारे में जान लेते हैं। तो ग्लैंड फार्मा लिमिटेड जो कंपनी है ये हैदराबाद की एक कंपनी है जो कि वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग जेनरिक इंजेक्टेबल कंपनीज में से एक है। तो ये कंपनी ग्रो कर रही है और कंपनी का काम है इंजेक्ट बनाना, मतलब जो इंजेक्शंस होते हैं ना कंपनी को बनाने का काम कंपनी का मेन है। तो ये डाइवर्सिफाइड रेंज के हाई क्वालिटी कॉम्प्लेक्स इंजेक्टेबल्स को कंपनी बनाती है। तो कंपनी क्या कहते हैं कि मेन फार्मा सेक्टर से बिलोंग करती है और कॉम्प्लेक्स इंजेक्टेबल्स को बनाने का काम मेन कंपनी करती है। और द कंपनी ऑफर्स प्रोडक्ट्स लाइक, तो इसके अंदर द स्टेराइल इंजेक्टेबल्स, ऑन्कोलॉजी, ऑप्थेलेमिक्स, कॉम्प्लेक्स इंजेक्टेबल्स जिसके अंदर पेप्टाइड्स, सस्पेंशंस, हार्मोनल प्रोडक्ट्स, लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्टेबल्स जिसके अंदर NCE-1 फर्स्ट टू फाइल प्रोडक्ट। तो ऐसे ऐसे तरह तरह के जो इंजेक्टेबल्स होते हैं वो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है और मतलब इसके अंदर कंपनी का बिजनेस खासा बढ़ने भी लग गया है, ऐसा कंपनी के ड्राफ्ट हियरिंग प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है। और अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी फॉलोज B2B मॉडल। B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस। तो मतलब कंपनी कोई छोटे मोटे रिटेल लोगों को नहीं बेचती है, वो पहले बिजनेस टू बिजनेस, मतलब कंपनी पहले से एक बड़ी कंपनी है तो उसके बाद वो बड़ी बड़ी कंपनियों को अपने प्रोडक्ट को बेचती है, फिर उसके बाद वो रिटेल तक लोगों को बेचते हैं। इन मोर देन 60 कंट्रीज, मतलब कंपनी का जो मेन कारोबार है वो 60 कंट्रीज से भी ज़्यादा में है। तो मतलब एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि वर्ल्ड में से 1/3 कंपनीज में अभी तक कंपनी का कारोबार चल रहा है, जिसके अंदर मेन कारोबार अगर कंपनी का देखा जाए तो US, कनाडा, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यूरोप और इसके अलावा लीडिंग फार्मा कंपनी दैट इज सेकेंड फार्मास्यूटिकल, एपोटेक्स इनकम, एथनेक्स फार्मास्यूटिकल डिवीजन LLC, फ्रेशनेस कभी USA LLC आर सम ऑफ दी की कस्टमर्स। तो मतलब कंपनी के ये बड़ी बड़ी कंपनियां जो है ना ये इसकी कस्टमर्स है। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये बिजनेस टू बिजनेस मॉडल को फॉलो करते हैं और उसके हिसाब से ये बिजनेस को चलाते हैं। लेकिन जो इनके जो CEO हैं उनका मैंने इंटरव्यू देखा था ऑनलाइन, तो उसके अंदर उन्होंने ये बोला कि उनका जो मेन कारोबार है, मतलब मेन अगर उनके रेवेन्यू की बात करें, रेवेन्यू और प्रॉफिट की, तो लगभग 75 से 80% का उनका रेवेन्यू जो कंट्रीब्यूशन है वो USA और इंडिया से आता है। बाकी दूसरी कंट्रीज में से 20% का रेवेन्यू ही कंपनी को मिलता है। तो मतलब अगर देखा जाए तो USA और इंडिया में कंपनी का मेन कारोबार है। अगर यहाँ पे कुछ अटकना, मतलब कंपनी को कोई दिक्कतें होती है तो कंपनी के लिए भारी दिक्कतें पैदा हो सकती है। और अगर इसकी बात करें तो इसकी 7 रोबस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं इंडिया के अंदर, मतलब इंडिया के अंदर 7 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है कंपनीज की। और उसके अलावा जिसके अंदर 4 तो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, फिनिश्ड फॉर्मुलेशन फैसिलिटीज़ हैं और उसके अलावा 22 तो प्रोडक्शन लाइन्स हैं, उसके अलावा 3 APIs भी है। तो मतलब कंपनी का इंडिया के अंदर खासा अच्छा कारोबार है और कंपनी ने इंडिया के अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी जनरेट की है। तो ये कंपनी के लिए खासी अच्छी बात है। तो मतलब कंपनी का अगर देखा जाए कारोबार तो कंपनी का खासा अच्छा है। तब हम आगे चल के देखते कि कंपनी की क्या कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ है। तो कंपनी की स्ट्रेंथ की बात करें तो इसमें सबसे पहले आता है द एक्सटेंसिव प्रोडक्ट
पोर्टफोलियो ऑफ कॉम्प्लेक्स इंजेक्टेबल, मतलब कंपनी के पास तरह तरह के इंजेक्टेबल्स है और वो लगभग हर वैरायटी के इंजेक्टेबल्स बनाता है। तो इसलिए बिजनेस थोड़ा बढ़िया चलता है कंपनी का, क्योंकि अगर कभी किसी इंजेक्टेबल की डिमांड ज़्यादा नहीं हो तो किसी और की डिमांड ज़्यादा हो जाती है। डाइवर्सिफाइड बिजनेस टू बिजनेस मॉडल विद अ टारगेटेड B2C मॉडल इन इंडिया। अब इसका मतलब ये है कि बिजनेस टू बिजनेस मॉडल तो कंपनी का डाइवर्सिफाइड है ही है। अब इसका कहने का मतलब ये है कि भली कंपनी बिजनेस टू बिजनेस मॉडल को फॉलो करती है, लेकिन बिजनेस टू बिजनेस के अंदर भी कंपनी के पास बहुत सारे कस्टमर्स हैं और मतलब लगभग मैंने आपको दिखाया था पिछली स्लाइड में कि लगभग 10-15 तो मिनिमम रेगुलर कस्टमर्स है ही हैं, जो कि मेन जिसकी वजह से कंपनी का मेन कारोबार चलता है। तो ये एक अच्छी बात है। और उसके अलावा फिर जो प्रोडक्ट उनको देते हैं तो उसके चलते फिर वो कंज्यूमर को बेचते हैं, तो वो भी मतलब टारगेट मतलब इंडिया के अंदर खासा अच्छा प्रेजेंस ग्लैंड फार्मा का है और इसीलिए वो इस आईपीओ को लेके आ रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि इंडिया को उनका आईपीओ भी अच्छा लगेगा और उनका शेयर भी अच्छा रहेगा। और इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज की बात करें तो वो भी एकदम स्ट्रॉन्ग है, तो इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो सबसे मेन अगर हमको किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने का रहता है तो वो है फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड। तो वो फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड भी कंपनी का खासा अच्छा है, तो ये सबसे बड़ी अच्छी बात है अगर आपको इस आईपीओ में पैसा लगाना है तो। और अगर इसकी आप मैनेजरियल टीम की बात करें तो वो भी खासी एक्सपीरियंस है और क्वालिफाइड है, मतलब ऐसा नहीं कि हर किसी को एम्प्लॉय पे रख देना। तो मैनेजरियल टीम भी हर किसी मतलब अगर कंपनी को सक्सेसफुल होना है, अगर उसके प्रोडक्ट को सक्सेसफुल होना है तो उसके लिए कंपनी की मैनेजरियल टीम बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो इस कंपनी की मैनेजरियल टीम खासी अच्छी है, तो ये भी एक बढ़िया बात है जो कि इसके इंजेक्टेबल्स को खासा अच्छा बनाता है। अब यहाँ पे मैं कंपनी के प्रमोटर्स की बात करूं तो फोसन फार्मा इंडस्ट्रियल पीटीई लिमिटेड, जो कि इसकी पेरेंट कंपनी है फोसन फार्मा इंडस्ट्रियल पीटीई लिमिटेड, तो ये है इसकी पेरेंट कंपनी जो कि इसकी मेन प्रमोटर है, और है शांघाई फोसन फार्मास्यूटिकल कंपनी लिमिटेड इज द कंपनी प्रमोटर। तो ये दोनों इसकी जो पेरेंट कंपनीज हैं लगभग, तो ये इसके प्रमोटर्स हैं और ये अपने शेयर्स को बेच रहे हैं, मतलब शायद से पार्टली बेच रहे हैं, फुली मतलब पूरी होल्डिंग नहीं बेच रहे हैं, थोड़ी सी होल्डिंग ही बेच रहे हैं। अब हम कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप कंपनी के फाइनेंशियल्स देखोगे तो मतलब 31 मार्च 2018 के पास कंपनी के पास लगभग 29,294 मिलियन कंपनी के पास एसेट थे। तो ये जो भी अमाउंट है ये एसेट्स में मतलब सॉरी मिलियन में है, तो आप इसमें थोड़ा मतलब क्या कहते हैं कि कंफ्यूज मत होइएगा कि ये सिर्फ 29,000 ही है, ये इसके बाद मिलियन और है। उसके बाद लगभग 6,000 मिलियन की बढ़ोतरी देखने को मिली एक साल के अंदर, फिर उसके बाद वापिस 5,000 की एसेट में बढ़ोतरी देखने को मिली है। लेकिन उसके बाद एक फिगर अच्छा है क्योंकि सिर्फ 3 महीने के अंदर कंपनी के पास 6,000 की एसेट की बढ़ोतरी देखने को मिली है। अगर आप इसको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर आप इसको देखोगे तो ये लगभग 24,000 निकल के आता है। अगर आप कंपनी के टोटल रेवेन्यू की बात करेंगे तो कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू है वो हर साल अच्छा खासा बढ़ रहा है, क्योंकि कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू है वो सीधा कर इंडिकेट कर रहा है कि कंपनी बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही है और कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन में हर साल इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, क्योंकि उनको पता पड़ गया कि कस्टमर उनके प्रोडक्ट को ट्रस्ट करते हैं, अब वो प्रीमियम प्राइस पे भी उनके प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। देखिए आप पिछले मतलब 31 मार्च 2018 में 16,000 मिलियन के लगभग कंपनी का रेवेन्यू था, उसके बाद 21, 27 और उसके बाद अभी 9 हो गया। अगर आप 9 को ईयर ऑन ईयर बेसिस पे करोगे तो वो 36,000 निकल के आएगा। और अगर आप उसको क्या कहते हैं कि ग्रोथ अगर परसेंटेज वाइज देखोगे रेवेन्यू में तो 25% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो ये कंपनी के नज़रिए से काफ़ी अच्छी बात है। और मेन बात क्या है कि जो फार्मा कंपनीज होती है वो अधिकतर आपको प्रीमियम प्राइस पे ही मिलती है। आप मार्केट में देख सकते हो कि जितने भी फार्मा कंपनीज है वो लगभग अच्छे खासे प्रीमियम वैल्यूएशन पे ही अवेलेबल हैं। अगर इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो प्रॉफिट अगर आप देखेंगे कि हर साल लगभग 1,000 करोड़ के ऊपर की कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ी है। 1,000 करोड़ नहीं 1,000 मिलियन, आई एम सॉरी।
ठीक है। तो आप इसमें अगर 19 के 20 के मुकाबले में देखोगे तो इसमें लगभग 3000 मिलियन की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती हुई दिख रही है। लेकिन अब उसके बाद अगर आप देखोगे 3 महीने के अंदर 3000 मिलियन का कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, तो उसको अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे निकालते हो तो वो भी 12,000 मिलियन निकल के रहता है। तो मैं सॉरी बोलता हूँ क्योंकि मैं अधिकतर करोड़ बोलने का क्या कहते हैं मेरे को वो हो गया है, तो इसलिए मैं बार बार मिलियन नहीं बोल पा रहा हूँ। तो मतलब अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पिछले साल के कंपैरिजन पे अगर आप इसका ईयर ऑन ईयर पे देखते हो तो 5000 मिलियन कंपनी का प्रॉफिट बढ़ सकता है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो ये एक अच्छी बात है। अगर कंपनी पूरे बचे हुए 6 महीने में भी अगर अच्छा काम करती है तो कंपनी की एक अच्छी प्रॉफिट कंपनी का एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। अब इसके आईपीओ के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप इसके आईपीओ की बात करें तो इसका जो आईपीओ डेट है वो है 9 नवंबर से लेके 11 नवंबर तक। तो मतलब ये आईपीओ कल खुल जाएगा और ये 11 नवंबर को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। मतलब मंडे टू वेडनेसडे ये आईपीओ खुला रहेगा और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 11 नवंबर को 3 बजे तक ये आईपीओ खुला रहेगा। इश्यू टाइप है बुक बिल्ड। और अगर इश्यू साइज की बात करें तो लगभग कंपनी 6479.55 करोड़ का कंपनी का इश्यू साइज है, जिसके अंदर कंपनी फ्रेश इशू में ला रही है लगभग 1250 करोड़ का। तो 1250 करोड़ का फ्रेश इशू है। अब उसका मतलब ये है कि कंपनी इस फ्रेश इशू के जो पैसे है उसको कंपनी क्या कहते हैं कि एक अच्छे फॉर्म में लगाएगी और अपने क्या कहते हैं कि वो अपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करेगी और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएगी। उसमें कंपनी 1250 करोड़ को यूज करेगी। और अगर ऑफर फॉर सेल में देखें तो लगभग 5230 करोड़ की इसमें इशू साइज है। अब ओएफएस मतलब जो कंपनी की पेरेंट कंपनी है जो मैंने आपको बताई थी वो अपना स्टेक इस कंपनी में बेच रहे हैं, तो वो आता है ओएफएस में। तो मतलब ये एक थोड़ी नेगेटिव बात है क्योंकि कंपनी अपने क्या कहते हैं कि वर्किंग कैपिटल के लिए कम पैसे मंगा रही है और ओएफएस के फॉर्म में लगभग 5000 करोड़ रुपए कंपनी मांग रही है। तो ये थोड़ी मेरे को नेगेटिव बात लग रही है। अब यहाँ पे आप फेस वैल्यू देखोगे तो फेस वैल्यू भी एक शेयर का लगभग 1 रुपये के लगभग ही है। तो फेस वैल्यू लगभग मेरे ख्याल से 10 रुपये होनी चाहिए थी। और अगर आप यहाँ पे आईपीओ की प्राइस देखोगे तो आईपीओ की प्राइस यहाँ पे 1490 से लेके 1500 के ऊपर इन्होंने सेट की है। तो 1490 से लेके 1500 का इसका प्राइस बैंड है, जो कि आपको भली नहीं लग रहा हो लेकिन मेरे को ऐसा पर्सनली ऐसा लगता है कि ये एक सही वैल्यूएशन नहीं है शेयर के प्राइस का। क्योंकि एक तरीके से देखा जाए कंपनी अभी आईपीओ भली लेके आ रही है लेकिन इतना भी अर्निंग नहीं है कि वो एक बहुत ज़्यादा हाई पी पे कंपनी इस आईपीओ को लेके आ रही है। लेकिन हाँ, फार्मा कंपनीज का जो रेशियो निकल के आ रहा है अधिकतर कंपनीज का, तो वो अधिकतर प्रीमियम वैल्यूएशन पे ही ट्रेड हो रही है। तो ऐसे कंपनी ने भी थोड़ा बेनिफिट उठाने का सोचा होगा। लेकिन यहाँ पे ओएफएस के फॉर्म में लगभग कंपनी 5000 करोड़ ओएफएस के फॉर्म में लेके आ रही है। तो मेरे ख्याल से पेरेंट कंपनी में कुछ दिक्कतें चल रही हैं, तभी मेरे ख्याल से ऐसा कंपनी कर रही है। इसका एक ऑर्डर क्वांटिटी मतलब इसका जो लॉट है वो है 10 शेयर का और मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी भी 10 शेयर ही है। और अगर आप इसके लिस्टिंग की बात करेंगे तो ये बीएससी पे भी लिस्ट हो रहा है और एनएससी पे भी ये लिस्ट हो रहा है। और अगर आप इसके बिड ऑफर की तो मैंने आपको बता दिया, फाइनलाइजेशन इसका होगा 17 तारीख को। जिनको आईपीओ में अगर आपने लगाया होगा बाई चांस तो आपको इसमें रिफंड मिल जाएगा 18 तारीख को। अगर नहीं मिला होगा अलॉटमेंट तो अगर मिल गया होगा तो 19 नवंबर को आपके खाते में शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे। तो और 20 नवंबर को आईपीओ का लिस्टिंग डेट है, तो 20 नवंबर को आईपीओ लिस्ट हो जाएगा। तो मतलब लगभग 11 को आईपीओ क्लोज हो रहा है, तो मतलब 9 दिन में आईपीओ लिस्ट हो जाएगा। अब ये इसका कंपनी का क्या कहते हैं कि रिटेल का वो है, तो इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि मिनिमम अगर आप रिटेल इन्वेस्टर से अगर इस आईपीओ में आपको लगाना है तो वो कट ऑफ प्राइस पे आप इसमें एक लॉट मिनिमम आपको लगाना पड़ेगा और मैक्सिमम आप 13 लॉट लगा सकते हो। और रिटेल कैटेगरी के अंदर आप 2 लाख से ज़्यादा अमाउंट नहीं डाल सकते क्योंकि 2 लाख से ऊपर वाली अमाउंट एनआईआई के अंदर इंक्लूड होती है। तो अब मैं आपको एक लास्ट एक कंक्लूजन ये निकल रहा है कि इस आईपीओ में आपको अप्लाई करना है या नहीं करना है।
देखिए अगर आप अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखोगे तो वो इतना अच्छा आ नहीं रहा है। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम अगर इतना बढ़िया नहीं आ रहा है तो उसके चलते मेरे को ऐसा लगता है कि इसमें दिक्कतें बन सकती हैं और मतलब ये आईपीओ शायद डिस्काउंट पे भी लिस्ट हो सकता है। और रही बात इसके वैल्यूएशन की, तो वैल्यूएशन भी खासा कंपनी का अच्छा नहीं है, कंपनी का वैल्यूएशन भी खासा महंगा है। इस आईपीओ का प्राइस अगर 1200 से 1300 के बीच में होता तो मैं जरूर आपको अप्लाई करने को बोलता। लेकिन अब आपको क्या करना है, अगर आप इसमें लिस्टिंग गेन का सोच रहे हो तो अगर आपको इसमें सब्सक्रिप्शन का वेट करना चाहिए। पहले दिन मैं आपको बोल देता हूँ कि पहले दिन कभी भी अप्लाई नहीं करना चाहिए। पहले दिन आप देखिए कि किन किन लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, क्या आईपीओ अच्छा खासा सब्सक्राइब्ड हुआ है। अगर पहले दिन आईपीओ 2-3 टाइम सब्सक्राइब्ड हो जाता है ना तो उसमें अगर आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि उसमें चांसेस हो जाते हैं कि ये आईपीओ आपका घाटे में नहीं जाएगा, थोड़ा प्रीमियम पे तो लिस्ट हो गई होगा। अब आप जिन लोगों का ये क्वेश्चन है कि ये 100% प्रीमियम पे खुलेगा, तो ऐसा मेरे को बिल्कुल भी नहीं लगता है, क्योंकि ग्रे मार्केट प्रीमियम इतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है। लेकिन अभी सब्सक्रिप्शन क्या होता है उसके बेसिस पे देखते हैं। अगर आप इसमें एक अच्छा खासा लिस्टिंग गेन देखना चाह रहे हैं तो आपको क्या कहते हैं कि थोड़ा मतलब आपको सब्सक्रिप्शन देखना चाहिए, कम से कम 10 टाइम्स तो होना ही चाहिए। उसके बाद आपको अप्लाई करना चाहिए अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। और रही बात तीसरी जो मेन इंपॉर्टेंट बात लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, देखिए ग्लैंड फार्मा एक अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म के बेसिस पे मैं आपको इसको खरीदने को जरूर बोलूंगा। लेकिन आप आईपीओ में अप्लाई करके इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें ऐसा मैं नहीं बोलूंगा बिल्कुल भी, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है पर्सनली ये खासे अच्छे प्राइस पे है। लेकिन क्या मालूम अभी मार्केट ऊपर है तो ये भी एक अच्छा खासा बुलिश ओपन हो जाए, तो इसीलिए लेकिन इसमें बाद में प्रॉफिट बुकिंग जरूर आएगी। मेरे को ऐसा लगता है इशू प्राइस से आपको ये सस्ते में मार्केट में मिल जाएगा जब ये इशू होगा। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए। और लिस्टिंग इनके लिए करना चाहते हैं तो मैंने आपको बता दिया है कि आपको इसमें जब अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन दिखे तब तो आपको इसको अप्लाई करना है। अब रही बात आपको इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की, तो ग्रे मार्केट प्रीमियम का जो भी है वो मैं मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे उसकी पेज पे मैं उसकी स्टोरी डाल देता हूँ। तो अगर आपको उस पेज को फॉलो करना है तो आप है ना लिंक से फॉलो कर दीजिए, आपको वहाँ पे पता पड़ जाएगा कि ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना चल रहा है। तो अगर आपको इस आईपीओ के बारे में सब चीज़ें अच्छी लगी हो और अच्छे से इस आईपीओ का एनालिसिस समझ में आ गया हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जिनको इस आईपीओ में अप्लाई करने की इच्छा हो। ओके, थैंक यू।